नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। एक समय था जब रेडियो का जमाना था। रेडियो का होना, उसे सुनना, उसके प्रोग्राम्स में शामिल होना एक स्टेटस सिंबल था, बड़े गौरव की बात मानी जाती थी। फिर जमाना आया टीवी का और लोग टीवी से चिपक गए। लेकिन फिर टीवी की भी कुछ अति हो गई और एफएम का जमाना भी शुरू हो गया और लोग एक बार वापस लौटे रेडियो की तरफ। एफएम चैनल्स का अपना जलवा बरकरार रहा और साथ साथ कम्युनिटी रेडियो ने भी अपना प्रचार और प्रसार शुरू किया और दूर दराज के इलाकों में कम्युनिटी रेडियो भी धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात शुरू की तो लगा कि रेडियो एक बार फिर से, जैसे उसमें जान फूंक दी, किसी ने प्राण फूंक दिए और रेडियो आज सब तरफ सुना जा रहा है, सराहा जा रहा है, उसकी बात हो रही है, वो चर्चा में आ रहा है। लेकिन रेडियो से जुड़े बहुत सारे मुद्दे भी हैं, बहुत सारे इश्यूज भी हैं जिन पर बात होनी चाहिए। और आज लौट रहे हैं रेडियो के दिन, इसी विषय पर हम बात करेंगे। और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारी जनता जनार्दन, हमारे श्रोता जो कि रेडियो के रसिक हैं, सुनना चाहते हैं, सुनते हैं, और हमारे विशिष्ट मेहमान हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले अपने विशिष्ट मेहमानों का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ राजीव कुमार शुक्ल जी हैं जो कि उप महानिदेशक हैं आकाशवाणी के। बहुत बहुत स्वागत है शुक्ल जी आपका। हमारे साथ उदय चावला जी हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स फॉर इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है चावला जी आपका। एन रामाकृष्णन हमारे साथ हैं जो कि सेक्रेटरी हैं कम्युनिटी रेडियो फोरम। बहुत बहुत स्वागत आपका। मधुकर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं और बीबीसी रेडियो से जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत मधुकर आपका। हमारे साथ दीपक हैं जो कि आरजे हैं बिग एफएम के। बहुत बहुत स्वागत। और पुष्पेश पंजे हमारे साथ हैं मीडिया क्रिटिक। तो तमाम मेहमानों से हम बातचीत शुरू करेंगे, पर इससे पहले आइए जरा रेडियो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ माइलस्टोन रेडियो ने देखे हैं, आइए जरा उसकी भी बात कर लें, उसे भी समझ लें छोटे से पैकेज में। Radio was an instrument of the past. It's also an instrument of the future. हाल ही में सामुदायिक रेडियो पर संपन्न एक कार्यशाला में जब सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने रेडियो को भविष्य का माध्यम बताया तो निश्चित तौर से उनका आशय रेडियो की उस ताकत से था जो श्रोताओं के लिए सूचना और ज्ञान का एक बेहतरीन जरिया है, जिसमें सामुदायिक रेडियो की भूमिका सबसे अहम है। रेडियो हमेशा से जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है, जिसने देश के आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक दौर था जब रेडियो मनोरंजन का एकमात्र माध्यम भी था। घरों में रेडियो होना शान की बात मानी जाती थी। वक्त बदला, वक्त के साथ मनोरंजन के माध्यम बदले। रेडियो की जगह टेलीविजन ने ले ली। टीवी के तौर पर श्रव्य के साथ साथ दृश्य के एक नए माध्यम का आगाज हुआ। जाहिर है लोगों के लिए ये एक नया आकर्षण था। श्रोता अब दर्शक में तब्दील हो गए। रेडियो के लिए ये एक बड़ा झटका था, खास तौर से शहरी जीवन में। हालांकि गांव में रेडियो काफी हद तक अभी भी जिंदा था। रेडियो मरा नहीं था। हाँ, इसका तिलिस्म जरूर कम हो गया था। फिर दौर आया एफएम रेडियो का। ये सही मायने में रेडियो की वापसी का दौर था। सस्ता और सुलभ उपलब्धता इसकी सबसे बड़ी खूबी थी, लेकिन इसकी भूमिका महज मनोरंजन तक ही महदूद रही। इसके साथ एफएम को लेकर कई बातें थीं जो आज भी बहस में हैं। बातें कंटेंट की, भाषा की और मनोरंजन की उस पूरी संस्कृति की जिसे ये परोसता आया है। एफएम रेडियो को और लोकप्रियता मिली स्मार्टफोन्स के आगमन और प्रसार से, जिसने रेडियो के माध्यम को और सुलभ सरल बना दिया। हाल के समय की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री के मन की बात ने रेडियो को एक बार फिर से जबरदस्त लोकप्रियता प्रदान की है। आज के नए मीडिया के दौर में रेडियो के माध्यम से जनता से संवाद एक अनूठी पहल है। ये रेडियो की उस असीम ताकत की तायद है जिसे देश के प्रधानमंत्री द्वारा भरपूर तरजीह दी गई है। तो रेडियो की ताकत को एक बार फिर से महसूस किया जा रहा है और रेडियो पॉपुलर हो रहा है और उस तरफ बढ़ रहा है। आइए जरा बात करें। हमारे साथ राजीव कुमार शुक्ल जी हैं जो कि उप महानिदेशक हैं आकाशवाणी के। राजीव जी, आकाशवाणी तो बड़ा भाई है, उसके बाद तो आपका कारवां बढ़ता चला गया, प्राइवेट प्लेयर्स आपके साथ शामिल हो गए। लेकिन एक ज़माना था जब एएम लगाने के लिए और शॉर्टवेव लगाने के लिए हम लोग सुई घुमाते रहते थे, लगता ही नहीं था, गाना निकल जाता था, बात निकल जाती थी, बड़ी मुश्किल से हम लोग। लेकिन फिर एफएम का ज़माना आया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एएम के दौर की पीछे छूटती चली गई एफएम के साथ साथ। किस तरह से रेडियो का जो प्रचार और प्रसार है उसमें वो सारी चीज़ें जो छूट गई हैं एएम के ज़माने की, क्या कहना है आपको? किस तरह से आप लोग उसको शामिल करने के लिए आज कोशिश कर रहे हैं? नीलम जी, बहुत अच्छी बात है कि हम आज
रेडियो की वापसी शब्द को मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कह रहा हूं, पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, भारत के बारे में एक जर्मन दार्शनिक ने कहा था कि ये ऐसा देश है जहां शताब्दियों का सहअस्तित्व है, सेंचुरीज को एग्जिस्ट। तो यहाँ कोई एक समझ पूरी नहीं होती। तो रेडियो चला गया था, ये भी एक ऐसी ही अधूरी समझ है। रेडियो जो है वो लगातार मौजूद रहा है, बिल्कुल। और जो अब हम आपकी प्रश्न के या आपकी बात के बिल्कुल मुख्य मुद्दे पर आए कि जो एएम यानी जो मीडियम वेव शॉर्ट वेव का प्रसारण है, ये भी एकदम बंद हो गया है या बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया है, ऐसा नहीं है। आकाशवाणी में तो ये चल ही रहा है। शुरू के दिनों में रेडियो की खास बात ये थी कि वो दूर तक पहुंचे, इसलिए उस समय भी एफएम होते हुए भी उस समय चुना गया कि एएम में यानी कि शॉर्ट वेव और मीडियम वेव को चुना गया। धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि बहुत सारे माध्यम जो उपस्थित हो गए, तो आज रेडियो का जो खासतौर से बड़े शहरों में पुनराविष्कार हुआ है, उसमें ये हुआ है कि वो बहुत आत्मीय मित्र, घर का आपका अपना निजी दोस्त, मोबाइल के साथ वो बिल्कुल अकेला दोस्त के रूप में आया है। लेकिन ये है कि मैं बहुत से इलाकों में रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दूर दराज के इलाकों में, जनजातीय इलाकों में रहा हूं, और इस पूरे दौर में रहा हूं। और जिस समय कहा जा रहा था या ऐसा माना जा रहा था कि रेडियो लुप्त हो गया है, उस पूरे दौर में काम करते हुए मैंने पाया कि वो चल रहा कि वो बिल्कुल चल रहा है, और बहुत बड़ी संख्या में होता। देखिए क्या है कि एक हमारे यहाँ समस्या होती है या एक स्थिति होती है विजिबिलिटी की। एक खास वर्ग है जिसके पास जो साधनों से संपन्न है और वो ज्यादा दिखाई देता है। अक्सर होता ये है कि एक मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग और उच्च वर्ग, इनका आपस में उठना बैठना होता है ज्यादा। हमें लगता है यही एक दुनिया है, मगर थोड़ी सी क्या बल्कि ज्यादातर दुनिया उसके बाहर होती है, उसके बाहर होती है। ये समस्या तो दूरदर्शन के साथ भी रही है। हाँ बिल्कुल सही आप कह रही हैं। दूरदर्शन की कितनी रीच है, उस पे लेके प्राइवेट चैनल्स बहुत दूरदर्शन के लेके बहुत से आकलन लगाते हैं, बहुत से आयाम है इस तरह के। युवावाणी का मैं एक जिक्र करूं, आप युवावाणी कार्यक्रम से शायद हमारे नौजवान दोस्त कुछ परिचित न हो, बाकी लोग होंगे। किसी रायगढ़ छत्तीसगढ़ में एक बच्चा कविता लिखना शुरू करता है, झारसुगड़ा में एक लड़की गाना गाना शुरू करती है, कहीं एक नया खिलाड़ी है, उसको पहला माध्यम कौन देता है? तो ये देश भर के केंद्रों ने, अच्छा और आकाशवाणी की एक बात और जोड़ दूं कि ये पूरे देश में फैला ऐसा नेटवर्क है जो देश की हर भाषा में और सैकड़ों बोलियों में कार्यक्रम का प्रसारण करता है। ये प्रसारण चल रहे हैं, वो नाटक चल रहे हैं, वो हवा महल भी जारी है विविध भारती पे। लेकिन ये है कि अब उसको हमारे बड़े शहरों में, जहां पर कि निश्चित रूप से एफएम पर ट्यून करना और सुनना ज्यादा प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, तो अब बहुत सा ऐसा कंटेंट हम एफएम पर ला रहे हैं जो कि सुनने को मिल सकेगा। विविध भारती के चैनल्स, जैसे अभी परसों कल मुंबई में वो एफएम पर सपोर्ट आ गया, दिल्ली में भी शीघ्र ही विविध भारती आप एफएम पर भी सुन सकेंगे। चलिए अच्छी बात होगी जब वो सुन पाएंगे। हम इस तरह से ये प्रयास चल रहा है। जी, उदय चावला जी बैठे हुए जो कि सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स इंडिया। उदय जी ये बताइए कि जो प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आए हैं, समय समय पर जुड़े हैं, उनकी भी अपनी कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें हैं। जो बड़े बड़े शहरों में है वो तो खा कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो रेडियो स्टेशन जो कि थोड़े दूर में है, बी ग्रेड सी ग्रेड सिटीज में आते हैं, वहां पर कुछ समस्याएं हैं आप लोगों की। मुझे बताइए कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, क्या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि आज प्राइवेट प्लेयर्स के सामने मुंह बाय खड़े हुए हैं? रूरल इंडिया में आकाशवाणी फैला हुआ है, अर्बन इंडिया में जहाँ पे रीच अलाउड है प्राइवेट प्लेयर्स की, और वो भी सिर्फ 15-20 साल पहले ही हुई है, वो अर्बन में तेजी से फैल रहा है बिकॉज हमारे आरजेज है, उनका टच बहुत है। सबसे बड़ी जो समस्या है बॉन्डेज। हम लोगों को जब शुरू किया गया, हाथ पैर बांध के जैसे एक बच्चे को फेंका जाता है ना, कि अब ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, अब न्यूज़ नहीं बोल सकते, करंट नहीं बोल सकते, है ना, अब कुछ भी नहीं बोल सकते, सब म्यूजिक बजा सकते हैं, और म्यूजिक वाले उसके लिए रॉयल्टी मांगते हैं बड़ी बड़ी, हमें फ्री टू ईयर देना होता है। तो अच्छी बात है, सब सर्वाइव करके, छोटे शहर में भी सब सर्वाइव कर रहे हैं, सब अच्छी तरह से जड़ें सबकी मजबूत हो गई, छोटे शहर में भी मजबूत होगी, और आगे के वाले समय में जब फेज 3 आएगा, रेडियो विल स्प्रेड अक्रॉस द थिंग। बट कमिंग बैक टू द मेन इशू, अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ, महात्मा गांधी को एक बार मौका मिला रेडियो में बोलने का, 1948, 12 नवंबर था, 1947, 12 नवंबर 47, सॉरी। पहले एक ही बार मौका मिला, पहले अंग्रेजों ने तो दिया नहीं, उसके बाद आज तक रेडियो को फ्रीडम नहीं बोली गई बोलने की। आप न्यूज़ नहीं बोल सकते, करंट अफेयर्स नहीं बोल सकते, आप नेट में कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, बट प्राइवेट रेडियो से इतनी रोक क्यों? ये एक तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस दिखाती है।
आप ब्यूरोक्रेट से पूछिए, पॉलिटिशियन से पूछिए, सब चाहते हैं, हाँ अभी हम चाहते हैं फ्री हो, लेकिन डर लगता है कि रेडियो में इतनी मैच्योरिटी, बिकॉज इतना तेजी से फैलता है। चाहे बच्चे बोले कि वो दोनों नहीं करते, सब मैं चल रहा हूँ, मेट्रो में जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, मैं सुनूंगा, चाहे मैं मोबाइल से सुनूँ, चाहे गाड़ी के उससे सुनूँ। और एक बार न्यूज़ आ जाए, फ्री न्यूज़ आ जाए, तो कितना फ़र्क पड़ेगा कि देयर विल बी अ रेवोल्यूशन इन द कंट्री, बट वी डोंट वांट अ रेवोल्यूशन, वी वांट एन एवोल्यूशन। आई डोंट थिंक एनीवन वांट्स अ रेवोल्यूशन, वो फियर भी रहता है। तो आई थिंक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, बाकी तो अब ठीक ही चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, चल रहा है। मतलब एक तरह की चल रही है, दौड़ने की भी उम्मीद है, रफ्तार पकड़ ली। हमारे साथ एन रामाकृष्णन जी हैं, जो कि सेक्रेटरी कम्युनिटी रेडियो फोरम से आते हैं। रामाकृष्णन जी, आप बताइए, खासतौर से जो कम्युनिटी रेडियो का जो उद्भव और विकास, अगर हम भारत की कहानी को देखें, उसे पढ़ने की कोशिश करें, हमने किया, लेकिन आज भी हमारी रीच उतनी नहीं है, उतने रेडियो स्टेशन हमने नहीं बनाए, उतने लाइसेंस हमने नहीं दिए जो कि हमारे पूरे देश को कहीं जाके कवर करते हैं। उसमें हम कुछ थोड़े पीछे हैं अभी। आप कैसे देखते हैं पूरे कम्युनिटी रेडियो के प्रचार और प्रसार को? नीलम जी, बात ऐसी है कि सामुदायिक रेडियो मान लीजिए हमारे देश का सबसे बड़ा रहस्य है। अच्छा। तो लाइसेंसेस तो हुई, एक पॉलिसी गाइडलाइन बना, हाँ। लेकिन हम औपचारिक प्रक्रियाओं में इतना फंस गए हैं उस प्रक्रिया में कि हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए हैं जैसे पहले सोचा गया था। जब ये शुरू हुआ था लगभग 2001 में पहला पॉलिसी गाइडलाइन बनाया गया, तो सोचा गया कि 8-10 साल में 4000 या 6000 स्टेशन बन जाएंगे और पोटेंशियल बहुत था। लेकिन इस बीच में उस सोच में ही शायद सरकारी प्रक्रिया इतने फंस गए कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया इतनी धीरे होगी कि आज के दिन हमारे पास लगभग 190 स्टेशन हैं देश भर में। और खासकर ये कुछ ही जगह ज़्यादा बटे हुए हैं, तमिलनाडु में ज़्यादा हैं, उड़ीसा में ज़्यादा हैं, यूपी में आजकल थोड़ा बढ़ गया है, महाराष्ट्र में है। ऐसे कई इलाके हैं हमारे देश में जहां आज भी कोई स्टेशन नहीं है। उसके लिए कारण कई बोले जाते हैं, कहीं पे सिक्योरिटी बोला जाता है, कहीं पे कोई और विषय बोला जाता है, लेकिन देखा जाए तो आखिर में ये आम जनता का मीडियम है। और सामुदायिक रेडियो बनाया ही इसीलिए गया था कि लोगों को एक आवाज़ मिले, वो अपनी भाषा में, अपने डायलेक्ट में बोल पाएँ, उनको एक मंच मिल जाए जिसमें वो अपने कल्चर को, अपनी सोच को प्रकट कर पाएँ। अगर वहाँ हमें पहुँचना है तो इन चीज़ों को हटाना होगा, इस पूरे प्रक्रिया को थोड़ा आसान करना होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कहीं पे बीच में सामुदायिक रेडियो को एक विकास के एक संदर्भ में फंसा दिया गया है। अच्छा। तो मतलब उसको एंटरटेनमेंट से जोड़ना चाहिए, आप कहते हैं? एंटरटेनमेंट सिर्फ नहीं, हाँ। लेकिन जो लोग चाहते हैं उससे सबसे पहले, क्योंकि ये पूरा मूवमेंट जो इस देश में हुआ वो शुरू हुआ एक खुलासे के लिए, एक सोच के लिए, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जी। और वो वहाँ से हटके अब मान लीजिए एक ऐसे संदर्भ में है कि हमें बात करनी है स्वास्थ्य पे और गरीबी पे, जो कि ज़रूरी बातें हैं, लेकिन हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बातें करेंगे तो फिर उसका जो मज़ा है और रेडियो का जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह से हम निकाल नहीं पाएंगे। आखिर में एजेंडा जो उसका है वो सेट होना चाहिए उन लोगों के द्वारा जो कि उसको सुन रहे हैं। वही था सामुदायिक रेडियो का पूरा मकसद। तो आज के दिन हम वहाँ हैं। उम्मीद है कि आगे बढ़ते हुए इनमें से कई चीज़ों का हमें हल मिल जाएगा और इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे। ओके। हमारे साथ मधुकर उपाध्याय है। मधुकर उपाध्याय जी, अगर हम बात करें थोड़ी सी कंटेंट की, प्राइवेट चैनल्स, FM ब्रॉडकास्टर्स और आकाशवाणी, दोनों में आप कहाँ पाते हैं रेडियो को कंटेंट के लिहाज से? पूरे अगर हम उसके इतिहास से आज तक पे नज़र डालें तो कहाँ खड़े हुए हैं आज हम? कंटेंट जो रेडियो का है उसको डैमेज जो हुआ और बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज हुआ वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हुआ। अगर वो दोनों नहीं हुए होते लोगों को, क्योंकि पहले आकाशवाणी नहीं था, पहले प्राइवेट रेडियो स्टेशंस थे और सारे मुल्क में उनके लाइसेंसेस थे, लाइसेंस अंग्रेज हुकूमत दिया करती थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर हुआ वो सारे लाइसेंसेस विड्रॉ कर लिए गए। पहली बार विड्रॉ हुए, दोबारा मिले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर उनको वापस ले लिया गया। तो वो जो कंटेंट बाद में जब वो रिलीज भी किए गए तो उनको रिलीज करने में हिंदुस्तान के आज़ाद होने और उसके 50 साल और लग गए कि आप रेडियो को फिर से प्राइवेट हैंड्स में जाने दें। ये एक बहुत बड़ा नुकसान रेडियो का हुआ है, जिसका मुझे लगता है कि रेडियो ही फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि रेडियो के आने से अखबार या टेलीविज़न पर कोई असर पड़ेगा। टेलीविज़न के आने से अखबार पर नहीं पड़ा तो रेडियो के लौटने, क्योंकि फ्यूचर रेडियो है। इस मुल्क का वो बना ही इस तरह है कि वो सुनकर चीज़ें समझता है।
उसके वेद पुराण इसलिए बचे रह गए कि वो श्रुति की परंपरा पर आधारित है। आप सुनकर बचा रहे थे सारी चीजें, आप देख कर नहीं बचा रहे थे, आप लिख नहीं रहे थे, लिखना नहीं आता था, लेकिन सुनना बहुत जरूरी था। कान से यू लिव्ड बाय द ईयर 5000 साल, आप उस ट्रेडिशन को तोड़ रहे हैं, वो फ्री कर देना चाहिए। बिल्कुल मैं इन लोगों से सहमत हूं कि कंटेंट को कंट्रोल करने की कोशिश बहुत ही ब्लिंकर्ड विजन है। आप टेलीविजन में प्राइवेट न्यूज अलाउ करते हैं, रेडियो पर नहीं करते, मतलब ये बात ही समझ से परे। इसके बाद इशू आता है कि सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। अगर आप न्यूज अलाउ कर देंगे या करंट अफेयर्स अलाउ कर देंगे, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। आप एक ऐसी खुली हुई दुनिया में रह रहे हैं जहां आप किसी चीज को कभी छिपा नहीं सकते, तो आप एक उसका जो बहुत सबसे पावरफुल माध्यम, जो आपके पास सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है, उसको आप डेंट कर देंगे और उसको रोक के रखेंगे। आपने उसको बांध रखा है, उसे मुक्त कर देना चाहिए। ये होना ही चाहिए। और जैसे ही आपने देखा कि टेलीविजन पर खबरों ने कोई बहुत ऐसा नहीं हुआ कि आसमान टूट पड़ा, रेडियो पर खबरें आएंगी तो भी कुछ नहीं होगा, लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका प्रसार बढ़ेगा। हमारे साथ दीपक मौजूद है जो कि बिग एफएम के आरजे हैं। दीपक, आजकल अगर हम बात करें आरजेस की, महानगरों में तो आप लोग हीरो हीरोइन से कम नहीं है, बहुत डिमांड में है, बहुत लोग आपको सुनते हैं। लेकिन ये बताइए कि बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा शोर हो गया है एफएम सुनना, मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो गया है। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं, वो कई बार लोगों को सही नहीं लगती, क्योंकि एक परिवार, सभी परिवार के लोग उसको सुना करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कई बार ज़्यादा हम इतने कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? अपने 15 साल के रेडियो एक्सपीरियंस में मैंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम किया, मैंने बीबीसी के साथ भी काम किया, और अभी मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, बिग एफएम पे मैं शो करता हूँ। तो ये जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, और बहुत सी मशरूमिंग भी हो गई है इसी तरह के रेडियो स्टेशंस की, जहाँ पर लोग कुछ भी बोलते हैं, शोर भी है, और शायद फैमिली के साथ लोग नहीं भी सुन पाते हैं। लेकिन अब दौर आ गया है कि जब सिर्फ एक तरह का रेडियो, एक तरह के गाने, एक तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। अब रेडियो को अगर अपनी पहचान बनानी होगी तो अलग अलग जॉनरा, उनको अलग अलग लोगों को केटर करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए अलग तरह का कंटेंट, अलग तरह की बातें देनी होंगी। जैसे कि मैं अगर बिग एफएम की बात करूं तो यहाँ पे मैच्योर्ड कंटेंट हम लोग देते हैं, बिल्कुल फ्रिवलेस अगर हम कुछ कोई बोलें कि सोचे भी, तो दैट्स नॉट अलाउड फ्रॉम मैनेजमेंट। प्लस द टैलेंट विच दे हैव हायर्ड, तो थोड़ा यंगस्टर से हट के थोड़े जो एज ग्रुप, मुझ जैसे एज ग्रुप के लोग हैं, इस तरह के लोग रखे हुए हैं ताकि कनेक्ट कर पाएं उस एरा के साथ, गोल्डन एरा के जो गाने आप चलाते हैं, तो एटलीस्ट जो बातें भी आप करें तो वो दैट शुड मेक सेंस। ऐसा ना लगे कि नहीं शोर में से आप एक हो गए हैं और अपनी पहचान खो बैठे। जी, तो मतलब आपको लगता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रिवलस चीजें बिकती हैं, गंभीर चीजें भी रेडियो पे बिकती हैं, बेचने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, हम कमर्शियल, हम रेडियो में हैं, और हम पहले CHR स्टेशन थे, लेकिन जब से रेट्रो हुए हैं हमारी 70% हमारा जो ग्रोथ हुआ है, तो दैट्स अ रिफ्लेक्शन। मैं ये कह रहा था कि इसको आत्म प्रचार न समझे, तो अभी FM पर गांधी पर 100 पार्ट में एक सीरीज जा रही, उसके सुनने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं कहां से लोग टेलीफोन करके बता देते हैं कि हमने ये सुना और आपने ये कहा और हमारा ये एक्सपीरियंस था। आप गांधी जैसे गंभीर विषय को बिल्कुल भी FM पर ला सकते हैं, और बहुत कुछ और ला सकते हैं। लोगों के सुनने वालों की कोई कमी नहीं है। आपने हमेशा उसी तरह का एक समाज देखा है जो कान से सुन के चीजें समझता है और बेहतर समझता है। आकाशवाणी के FM गोल्ड और रेनबो पर ये प्रसारण होते हैं, तो निश्चित रूप से मैं इनकी बात का समर्थन ही करूंगा कि अच्छा प्रसारण, अच्छा कंटेंट किसी भी चैनल पर होता है और लोग सुनते हैं उसको। पुष्पेश जी, आप कुल मिलाकर इस यात्रा को कैसे देखते हैं, और क्या वाकई रेडियो के दिन न सिर्फ वापस आ रहे हैं बल्कि बहुत बड़ी गूंज के साथ वापस आ रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं इसमें एक बायस पार्टी हूँ, अपनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल साफ कर दूं। मैं उन लोगों में से हूँ जिनका लिखना, पढ़ना, बोलना युवाणी से शुरू हुआ। बिल्कुल। तो युवाणी की कृपा नहीं होती तो शायद मेरी शर्म, झिझक, जो मैं पहाड़ी कस्बाती गांव से आया था या गंवार कस्बे से आया था, कभी खुलती ही नहीं। सही तो जिसकी बात वो झारसीगुड़ा की कर रहे थे, मेरी स्थिति लगभग उसी किशोर की थी, जिसको बोलना एक हद तक बड़ी हद तक युवाणी ने सिखलाया। दूसरी बात यह कि जहाँ मैं रहता था वहाँ एक छोटा सा रेडियो था, दूर पे एंटेना लगी रहती थी, वॉल वाला रेडियो था, और हमारा घर गिने चुने घरों में था जहाँ रेडियो था। बाहरी दुनिया से हमारा नाता सिर्फ रेडियो के जरिए था। आंखों देखा हाल क्रिकेट मैच का हो या रिपब्लिक डे परेड का, हम उससे जानते थे। तो सिर्फ मनोरंजन नहीं, हमारे लिए सूचना, समाचार, विज्ञापन सबका साधन वो था।
आवाज की दुनिया के दोस्तों कहकर जो अपने को पुकारते थे वो अमीन साइनी घर के नातेदार रिश्तेदार लगते थे। मेरे लिए आपने इनके हीरो हीरोइन वाली बात की। हमारे ज़माने में, हमारी पीढ़ी में, यहाँ मुझसे भी ज़्यादा सफ़ेद बाल कम बाल वाले सज्जन मौजूद हैं, तो मैं थोड़ा सकुचा रहा हूँ कि मेलविल डिमेलो, देवकी नंदन पांडे वही हस्ती रखते थे जो आवाज़ की दुनिया में अमीन साइनी रेडियो सिलोन के थे। मुझे याद है सन 62 की लड़ाई के बाद जयमाला कार्यक्रम शुरू हुआ था, सन 65 की लड़ाई के बाद ढोल का पोल कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये सारी चीज़ें अपने आप में नए प्रयोग थी। वो भूल जाते हैं कि आकाशवाणी के वाद्यवृंद में भारत रत्न रविशंकर कभी निदेशक हुआ करते थे और कामकाज वहाँ शुरू हुआ था। तो मुझे लगता है कि हमने आज जब हम मनोरंजन और सूचना और राजनीति की बात करते हैं तो मधुकर भाई बहुत सही बात कर रहे थे। ये वो देश है जिसकी वाचिक परंपरा बहुत सशक्त है और हम लोग नानी दादी की कहानियों से लेकर, पुरखों की सीख मुहावरों से लेकर, वेद पुराण उपनिषद 5000 वर्ष, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, अक्षत सुने शब्द से रहे। तो हमारे यहाँ शब्द की सत्ता सुने से है और वो निरक्षर व्यक्ति तक भी पहुंचती थी। तो ये मेरे ख्याल में बहुत एक बात हम अक्सर भूलते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ अपने अनुभव से, जो आपने कहा, जितने मित्रों ने यहाँ बात की उनसे मैं 100% सहमत हूँ कि लाइसेंस परमिट राज का खात्मा होना चाहिए, कंटेंट पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। दूसरी बात जो मुझे थोड़ी अलग लग रही है, जिसका चर्चा अब तक नहीं हुआ है, इशारों में आपने किया है कि लोग कहाँ सुनते हैं, FM फोन पे सुनते हैं, टेक्नोलॉजी से इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। और खासकर रामकृष्ण जी, मैं चाहूँगा कि बातचीत के दूसरे दौर में उस पर प्रकाश डालें। जब रेडियो सेट महंगे थे, एंटेना दूर लगता था, बिजली पर निर्भरता थी, ट्रांसमिशन शॉर्टवेव और BBC से शॉर्टवेव पे गांव में सुना जाता था, घंटों बैठकर लोग सुनते थे। मगर एक वो प्रश्न जो उसके साथ जुड़ा, जब टेक्नोलॉजी बदली और ट्रांजिस्टर्स आए, पोर्टेबल रेडियो सेट्स आए, कोंगो की लड़ाई में सिपाही उनको लौटकर घर में साथ लाए, दुबई से तस्करी उनकी शुरू हुई, जो 2-in-1 के नाम पे रेडियो पहुंचने लगे, तब रेडियो की पहुंच बढ़ी। उसके बाद फिर जब अब फोन पर आया तो ये चमत्कार इसलिए भी संभव हुआ है, रेडियो के अच्छे दिनों का लौटना। वैसे भाई साहब ने जो कहा कि रेडियो गया तो बुरे दिन तो कभी भी नहीं आए थे, नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी उसके साथ जुड़ी है कि आज अगर आप अपने फोन पर भी रेडियो सुन सकते हैं तो आपको शायद अलग रेडियो सेट खरीदने की जरूरत नहीं। बहुत संक्षेप में अंतिम बात कि जैसे कम्युनिटी रेडियो की आपने बात कही, कम्युनिटी रेडियो के साथ भी लगभग वही सौतिया बर्ताव हुआ है जो प्राइवेट चैनल्स के साथ हुआ है। मुझे याद है प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर थे, और ये संयोग नहीं है कि FM चैनल्स तमिलनाडु में और पौंडुचेरी में ज़्यादा खुले हैं, क्योंकि उनका हंसिया उस तरफ ज़्यादा काट रहा था। उन्होंने पूरी मेहनत की थी कि उत्तर भारत में भी ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खुलें, मगर वहाँ भी आपने प्रतिबंध ये लगा दिया कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की रीच ये होगी, सिक्योरिटी होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, NGO होगा, क्या करेगा, किसको आप करने देंगे, नहीं करने देंगे, और एक तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ भी जुड़ गया। बिल्कुल, और इस बातचीत को हम और आगे बढ़ाएंगे, जो इश्यूज उठाए गए उनको भी बात करेंगे और जनता जनार्दन से भी पूछेंगे कि उनके लिए आज रेडियो किस तरह से उनके जीवन से जुड़ रहा है और क्या वाकई उनके लिए रेडियो की ये वापसी है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, चर्चा में तुरंत हाजिर होते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए चर्चा में। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आजकल जमाना FM का है और FM रेडियो आप न सिर्फ गाड़ी में सुन सकते, घर में सुन सकते, फोन पर भी सुन सकते हैं। इसलिए यंगस्टर्स में काफी तेजी से रेडियो का प्रचलन शुरू हुआ है और बहुत पॉपुलर हो रहा है। आइए जरा हमारे साथ में कुछ यंगस्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सुनना चाहते हैं FM पे। क्या सुनना चाहते हैं आप FM पे, बताइए। जब से एक करंट प्रधानमंत्री जी बोलने लगे हैं, एक नेसेसिटी हो गया है। जो हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें क्या पब्लिक प्रॉब्लम है या क्या वो हमारे देश में चल रहा है, क्या वो पब्लिक को बोलना चाह रहे हैं, वो उससे हम लोग जुड़ गए डायरेक्टली। उनकी बातों को सुनते हैं। शाम को स्पॉटलाइट आता है 9:15 to 9:30, वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं, करंट इश्यूज की प्रॉब्लम्स हैं, वो सब हम लोग देखते हैं। और जो भी छोटा टाइम मिलता है हम लोगों को कॉलेज से घर जाने का, मेट्रो में, बस में, जिस टाइम हम पेपर नहीं पढ़ सकते हैं या कुछ काम नहीं करते हैं, भीड़ में होते हैं, रेडियो सुन सकते हैं। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आप बताइए, क्या सुनते हैं आप रेडियो पे? रेडियो पे वैसे तो बहुत सारी चीजें सुनते हैं, बट जनरली क्या सुनते हैं? जनरली फ्रैंकली बात बताना चाहूंगा, जो प्राइवेट चैनल्स है वो ज्यादा सुनते हैं। प्राइवेट चैनल्स में कंटेंट काफी वेरिएट करता है और ट्रैवलिंग के टाइम पे आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको थोड़ा सा फ्रेश माइंड होने की काफी जरूरत होती है। जी आप बताइए, क्या सुनते हैं आप रेडियो में, बताइए। मोस्टली एज आई एम अ यंगस्टर तो मैं मोस्टली गाने को ही ट्यून करती हूँ, और संडे को नीलेश मिश्रा की स्टोरीज आती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और मैं उसी को सुनती हूँ। जी आप बताइए। मोस्टली नरेंद्र सिंह मोदी का जो मन की बात आती है, मोस्टली वही सुनते हैं अभी तक तो। नहीं, वो सुनते हैं आप?
Same. I generally listen सिर्फ to. प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं आप? No, I generally listen to songs. Songs. Okay, ठीक है. हाँ, आप पीछे दीजिए जरा माइक. हाँ, जी. बताइए. वैसे तो अगर हम यंगस्टर्स तो मोस्टली सॉन्ग्स को ही सुनते हैं, बट अगर ये अच्छा होगा अगर प्राइवेट चैनल्स पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी आए. ओके. एजुकेशनल आए तो आप पसंद करेंगे. ऐसा तो नहीं है कि आप बंद कर देंगे. लोगों को लगता है कि एजुकेशन की जहाँ बात की, सूचना की बात की, लोग ऑफ. नहीं, अगर काम का टॉपिक आए तो सुनेंगे. गलत फहमी है. ओके. अच्छा, ये बताइए, जो आरजेज हैं खास तौर से, उनके कई बार लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा थोड़ी ऑब्सेनिटी भी आ जाती है, कभी डबल मीनिंग बातें आ जाती हैं, तो वो क्या वो भी सुनना पसंद करते हैं यंगस्टर्स? नहीं, यंगस्टर्स है, जैसे हम नॉर्मल लाइफ रहते हैं तो हमारी डेली लाइफ में भी कभी कभी यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि शायद सुनने में थोड़ा मजा आए, इसलिए ज्यादातर सुनते हैं. मगर वो सही नहीं है, क्योंकि जो बाकी जनरेशन या बाकी जो लोग हैं उनको तो गलत प्रभाव पड़ता ही है उससे. गलत प्रभाव पड़ता है. आप बताइए. जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा कि ऐसे अब्यूजिंग वर्ड यूज होते हैं, सो अब ये मैंडेटरी नहीं है ना कि हम ये सिंगल जनरेशन जो उसे पसंद करती है. हाँ. और भी हैं फैमिली में मेंबर्स होते हैं, जैसे मैं फादर हो गए. हाँ. अब उनके सामने वैसे चलेगा तो फिर कहेंगे कि ये क्या सुनते हो तुम. तो मतलब वैसे अगर वो ना हो तो चलेगा आपके लिए. पापा सामने ना हो तो चलेगा. अच्छा जी. हाँ, और कोई बोलेगा? हाँ, नहीं बोलेगा. आप सुनते नहीं रेडियो? नहीं सुनता हूँ, मैं भी जनरली सॉन्ग्स ही सुनता हूँ, क्योंकि सुबह आते टाइम घर से कॉलेज बोर हो रहा होता हूँ, इसलिए सॉन्ग सुन लेता हूँ. हाँ, ओके. दीपक, जैसे हमारे यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मतलब कई बार हमने देखा है प्राइवेट चैनल, इसलिए क्योंकि आप प्राइवेट से, मैं नहीं कह रही आपके चैनल में करते हो, मैं जनरली आपसे एक राय ले रही हूँ क्योंकि आप प्राइवेट देख रहे हैं. बीप लगाकर कुछ भी बोलने की आज़ादी है. ये बीप जो है ये बड़ी बहुत ही मतलब वोकल बीप होती है. वो बीप सबको समझ में आती है कि उस पर क्या कहा जा रहा होगा, क्या नहीं. वो इमेजिनेशन पे छोड़ते हैं, बट वो बहुत, क्या कहते हैं आप, ये बीप? बीप के बारे में कहूंगा कि अगर बीप लगाने की आज़ादी रेडियो स्टेशन को है, तो रिमोट से या उंगलियों से बटन दबाने की आज़ादी भी हम सबके पास है. तो हम स्टेशन बदल सकते हैं, चैनल बदल सकते हैं जी. और मैं यहाँ पे हूँ तो फिर आप 92.7 बिग एफएम पे लगा सकते हैं. सुने, आपको कोई बीप की जरूरत नहीं पड़ेगी. मधुकर जी, आप क्या कहते हैं, ये जो इस तरह की लैंग्वेज यूज करके बीप लगाना, जोक सुनाना, प्रैंक्स करना, बिलो द बेल्ट हिट करना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, ये सारी चीजें, जब क्योंकि रेडियो है तो हर कोई सुन रहा है, बच्चा भी सुन रहा है, बड़ा भी सुन रहा है, बुजुर्ग भी सुन रहा है. वो एक्सेस करना तो बिल्कुल ठीक है, वो लोग करेंगे ही और सुनेंगे. सवाल ये नहीं है. बेसिक जो ट्रेनिंग है, असल में हुआ ये है कि इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड था रेडियो कि उसके पास रेडियो की तरह सोचने और लिखने के वाले लोग, ऐसी सलाहियत वाले लोग ही नहीं थे. और आज भी नहीं है. जो लोग टेलीविजन करते हैं वो ये समझते हैं कि वो रेडियो भी कर लेंगे. हाँ. जो लोग लिखते हैं उनको ये समझ में आता है कि वो रेडियो कर लेंगे. ऐसा नहीं होता है. रेडियो एक अलग, बिल्कुल अलग विधा है. उसकी भाषा अलग है. हाँ. उसका अपना अलग व्याकरण है. अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो आप बीप लगाते हैं और कुछ भी करते हैं, क्योंकि आपको एयर टाइम फिल करना है. यू डोंट वांट टू फॉल ऑफ एयर. अब ऐसा नहीं हो सकता कि 10 सेकंड आप चुप रह जाएं और लोग सुन लें आपकी बात और समझ जाएं. तो वो दिक्कत ये ट्रेनिंग की है. बेसिकली रेडियो में, रेडियो के लिए ट्रेंड लोग नहीं है. क्योंकि लोगों को मालूम था कि ट्रेनिंग ले भी लेंगे तो नौकरी तो एक आकाशवाणी ले दे के है, वहां मिलेगी नहीं, तो बाकी फिर कहाँ जाएंगे. इसलिए एक अरसे तक ये उपेक्षित रहा. जी. उदय जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्योंकि टाइम फिल करना है, अब एक आदमी को 4 घंटे बोलना है तो उसमें अनर्गल बोलना भी होगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से कोई आजकल स्क्रिप्ट तो लिखता नहीं होगा 4 घंटे में बैठ के कि पहले स्क्रिप्ट, क्योंकि मुझे याद है हमारे टाइम में तो स्क्रिप्ट भी स्टेशन डायरेक्टर अप्रूव करते थे ना. ये भी एक टाइम था, स्क्रिप्ट लिखते थे तभी आप जाएंगे. अभी तो स्क्रिप्ट वगैरह का जमाना रहा नहीं, तो आपके पास फ्रीडम है. अब हर बार आपके पास बोलने को कुछ नहीं भी होता, तो जब ऐसा बोलना पड़ता है तो फिर इस तरह की बीप लगती है, तमाम चीजें होती हैं. बात बुनियाद की है. हाउ डू वी ड्रॉ लाइन, हम लाइन कैसे ड्रॉ करें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में और कंट्रोल में. तो हमारे सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं. तो अगर कभी भी कोई हद से ज्यादा हो जाए तो हम रोकना है, हमें रोकना ही रोकना है. अब ये हद क्या है? इट्स अ वेरी डायनामिक. क्योंकि सबसे पहले ये भी था कि रेडियो में इतना जैसे कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे. आपने किसी को प्रेशर कुकर में डाल दिया, अब कहीं से तो रेडिएट करेगा. हाउ डू दे रिलेट? तो उसमें पर जैसे कि ये थोड़ी प्रॉब्लम अगर हुई है, लेकिन स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जनरलाइज करना बड़ा आसान होता है कि ये हुआ, ये नहीं. जैसे कि मधुकर जी कह रहे हैं कि कितना ट्रेनिंग होता है, क्या वाकई हमने रेडियो के लिए लोगों को ट्रेन किया है? उनकी बात सही है. बीच में तो देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी, द इंडस्ट्री डिडंट एग्जिस्ट. जी. अब बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जो रेडियो के ला रहे हैं. जब शुरू में
फेज 2 हुआ था तो हमने मोस्टली सब लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो से लोग लिए थे, ऑल इंडिया रेडियो से बहुत लोग लिए गए थे। सही बात। तो ऐसी बात नहीं कि ट्रेनिंग नहीं, और जैसे मैं बात करता डीडी जी से पहले भी कि मैच्योरिटी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड द कनेक्शन ऑफ द यूथ, दोनों को कंबाइन करे तो रेडियो एक बहुत मास हो जाता है। देखो इंडिया में एक ओपिनियन से नहीं चल सकता, इंडिया इज अ मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन, एक मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस भी होती है ना। तो खुदा ना खास्ता जब अगर ये कभी खत्म हो जाए, ये जो हमारे ऊपर इतनी ज्यादा कंट्रोल्स है और फ्रीडम हो जाए, कम्युनिटी रेडियो की भी प्रॉब्लम है, इनको कम्युनिटी से बात करनी है। आप बोल रहे कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, मैं इनके लिए भी बोलता हूँ कि रेडियो का ही पार्ट है। तो आप कैसे डेवलप करेंगे? आप करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं बोल सकते, करंट अफेयर्स बिल्कुल डिफाइंड ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, एवरीथिंग इज करंट अफेयर। तो आप क्या डेवलपमेंट करेंगे कि भाई ये सती प्रथा मत करो, बच्चियों को मत मारो, वो भी करंट अफेयर जी। रामाकृष्णन जी से पूछ लेते हैं। रामाकृष्णन जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भाषा क्या हो, जो आदमी जिस ऑडियंस को केटर कर रहा है उसका भाषा क्या हो, भाव क्या हो, कंटेंट क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिटी रेडियो में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ का किस तरह का एक्सपीरियंस है? भाषा जो है और संस्कृति जो है जी, वो एक मूविंग टारगेट, वो समय से समय बदलती। हाँ। जो आज के दिन हम भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ शब्द, शायद 50 साल पहले वो इस्तेमाल नहीं हो सकता था। ठीक बात है। और उसी माध्यम में, रेडियो के माध्यम, तो एक तो ये पहचानना जरूरी है कि आज के दिन कैसी भाषा इस्तेमाल की जाती है और क्या सही है क्या गलत है उसके अंदर। तो एक हिस्सा तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि अगर आप कई किस्म के रोक, जैसे भाई साहब ने कहा, कई किस्म के आप रोक लगाएंगे तो उसके बाद हमेशा एक डर सा पैदा हो जाता है कि कोई कुछ बोल बैठेगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि अपने खुद के कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं, सेल्फ कंट्रोल के मैकेनिज्म्स हैं और प्रोसीजर्स हैं जिससे आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। किसी ने कंप्लेन किया तो उसको रिजॉल्व करने के तरीके हैं। उससे पहले ही अगर हम उसके चारों ओर हम पत्थर के लकीर खींचेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जी, राजीव जी जैसे बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंट्रोल, आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा कंट्रोल किया ना, लेकिन उसने भाषा को संस्कार भी दिए। हम सब जानते हैं, आज भी रेडियो को लोग फॉलो करते हैं, उसके जो आरजेज या तमाम लोग हैं उनको सुनते हैं, भाषा को ठीक करते हैं, लेकिन ज्यादा कंट्रोल करना भी ठीक नहीं है। और खास तौर पर एक बात और कहना चाहेंगे कि एक तरफ एंटरटेनमेंट तो दूसरी तरफ आकाशवाणी में काफी कुछ सूचना का वो कुछ ज्यादा जोर रहता है। कई बार गानों के बीच में उस तरह की सूचनाएं अच्छी नहीं भी लग सकती श्रोताओं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह भी एक नई दृष्टि से सोचने आकाशवाणी को भी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। आकाशवाणी को क्या मतलब कोई भी जैसा कहते हैं कि एकमात्र जो शाश्वत है वो परिवर्तन है, तो बदलना, जो नहीं बदलेगा वो बचेगा नहीं जी। लेकिन मैं पहले तो ये बात कहना चाहूंगा कि मतलब जो मेरी जानकारी है कि एक आकाशवाणी में AIR कोड है, एक कंटेंट कोड है, एक कमर्शियल कोड है जी। मैं अभी फिलहाल कंटेंट कोड की बात करूंगा। अगर आप कंटेंट कोड को देख लें कि जुडिशरी की अवमानना नहीं कर रही है, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जी, मुझे नहीं लगता कि अगर आप उसको देखेंगे तो किसी को भी ऐसा लगेगा कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल आपको बांधे डाल रही है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, मैंने 1981 में आकाशवाणी में मैंने प्रवेश किया था, और जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत सारे क्षेत्रों में मैं काम करके आया हूं। मैंने ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम बनाते हुए लोगों को देखा और खुद बनाए जिसमें काफी हद तक बातें खुलकर कही गई थी। अच्छा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब हम कंट्रोल कहते हैं, एक तो अपना एक कॉमन सेंस भी है। मैं 2-3 छोटी बातें कहूंगा। मसलन हंसी की बात करें, हंसने की बात करें। सामान्य जीवन में तो ये भी होता है कि हम किस प्रदेश के लोग हैं उस पर हंसते हैं। कई बार दुर्भाग्य की बात है, परसाई जी ने कहा है कि वो ऐसे लोगों की बात है जो कभी बड़े ही नहीं होते, किसी केले पर फिसल कर कोई छिलके पे गिरता है, जो हंसते बच्चे हंसते हैं, अगर बड़ा हंसे तो मान लेना चाहिए कि इसका विकास नहीं हुआ। तो किसी की कोई शारीरिक मानसिक कोई समस्या है, उसका भी मजाक चुटकुले इस तरह के होते हैं। लेकिन ये तय बात है कि जैसे आकाशवाणी है तो वहाँ ये बात बहुत स्पष्ट है कि इस तरह के कोई चुटकुले, इस तरह कोई बात नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने भीतर एक सही इंटरप्रिटेशन करते हैं तो कथ्य जो है उस कंटेंट को कठिन। और दूसरी चीज मैं आपको और कहूं कि सूचनाओं को भी अगर हम उस कार्यक्रम के साथ मिलाकर देखिए, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, ये त्रिवेणी है। ये त्रिवेणी है। सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, ये त्रिवेणी है। इनकी बातों में एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जरूर, वो ये कि हमारे देश में मान लिया कि एक हद के बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक देश होने के नाते, एक राष्ट्र होने के नाते हमें थोड़ा बहुत और
हंसना सीखना चाहिए। हम इतना गंभीर हो जाते हैं कि हर चीज पे हम ऑब्जेक्शन ले लेते हैं और हम किसी न किसी को आपत्ति नहीं की। नहीं, आप ध्यान दें, मैं आपकी बात एक्सटेंड जो परसाई जी का मैंने जिक्र किया कि वो तो पूरा व्यंग्य का लेखन ही था। ये मखौल उड़ाने पे, खासतौर से नेताओं का मखौल बनाना, इवन फिल्मी हस्तियों का, खिलाड़ियों का मखौल बनाना, इस पे पार्लियामेंट में भी कुछ गूंज हमको सुनाई पड़ी थी कि साहब दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं जो दो को कही किस तरह का मखौल उड़ाते हैं। भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बुनियादी अधिकार है, मगर यह अधिकार निरंकुश गाली गलौज का नहीं है। उस पर तर्कसंगत जायज कानूनी प्रक्रिया के बाद सीमाएं संकुचित अंकुश लगाई जा सकती हैं। दुर्भाग्य ये है कि इस भारत की आबादी के दो तत्व ऐसे हैं जो इसके परे हैं, न्यायपालिका के पीठासीन अधिकारी और संसद और विधानसभाओं के सदस्य। उनको बिल्कुल निरंकुश गाली गलौज का अधिकार सदन के भीतर या अदालत के भीतर है। उसकी कोई भी आलोचना करने पर आप अवमानना के दोषी हो जाते हैं। उनको दंडित या अनुशासित करने का काम सिर्फ या तो अध्यक्ष सदन में कर सकता है या मुख्य न्यायाधीश। मुझे लगता है ये विसंगति इस जनतंत्र में देर तक बरकरार नहीं रहनी चाहिए। बहुत संक्षेप में छोटी बात, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हम तय कर रहे हैं कि मिजाज भाषा का बदल रहा है, संस्कार बदल रहा है। जब डॉक्टर केसकर सूचना प्रसारण मंत्री थे तो वो हारमोनियम भी नहीं बजने देते थे आकाशवाणी पर। उनको शास्त्रीय संगीत से प्रेम था, इसी कारण कमर्शियल सर्विस और रेडियो सिलोन शुरू हुई थी। तो ये समय बदलता है, शाश्वत परिवर्तन है, बदलेगा। जी, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, उधर चलेंगे हम जरा। जी, पहले इनसे पूछेंगे हम। हाँ साहब, बताइए पुराने गोल्डन डेज के बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ, चेंज बताइए। चेंज कि मैं आज़ादी से पहले का पैदा हुआ हूँ जी, तो उस टाइम पर रेडियो पे हम लोग डिपेंडेंट थे। छोटे छोटे ट्रांजिस्टर जेब में डाल लेते थे और उसको एंजॉय करते थे। उसके बाद टेलीविजन आया और उसके बाद आकाशवाणी का प्रोग्राम हुआ। लेकिन अब कुछ लगता है आकाशवाणी में कुछ और सुधार की जरूरत है। उसमें कुछ सोशल कल्याण के, कम्युनिटी के प्रोग्राम ज्यादा होने चाहिए। हाँ मैडम, आप बताएं आज के एफएम में और पुराने रेडियो में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे तो रेडियो का बहुत ज्यादा यूज लगता है, क्योंकि जब हम किचन में होते हैं, इधर उधर काम कर रहे होते हैं, तो हमें तो रेडियो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। एफएम सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, आकाशवाणी का भी सुनना बहुत अच्छा लगता है, चाहे हम वो अमीन साइनी को या बिनाका गिंत याद करते हैं, हम मिस करते हैं, पर फिर भी इंफॉर्मेटिव भी होता है, बीच बीच में न्यूज भी आता है और हमारा काफी मनोरंजन भी होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। और इनका मोदी जी का मन की बात किससे तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके जी, आप बताइए, ये बताइए वो महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम आता था वो 12 बजे, वो तो अब पता नहीं आता है कि नहीं। आपको लगता है इस तरह की चीजें भी रेडियो पे होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। हाँ? हर एक टाइप की नॉलेज, हम स्पेशली गृहिणियाँ किचन में काम करते हुए, अपना कोई और पर्सनल काम करते हुए उसको हम एंजॉय कर सकते हैं। महिलाओं का कार्यक्रम बाकायदा चल रहा है और एफएम गोल्ड जो आकाश एफएम, जब हम आकाशवाणी के भी एफएम हैं तो गोल्ड और रेनबो जो हैं ये आकाशवाणी के एफएम चैनल हैं। और गोल्ड पर दोपहर एफएम नाम से रोज महिलाओं का कार्यक्रम होता है। बहुत व्यस्त। लेकिन एक बात बताइए चावला जी, ये प्राइवेट चैनल पे आप लोग नाटक क्यों नहीं बनाते, ऐसे महिलाओं के प्रोग्राम या कोई इस तरह की झलकियां, ये सब प्राइवेट चैनल पे आना चाहिए ना? एक ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप, आज तक का जो है टीवी टुडे में, उन्होंने कोशिश की थी एक वुमेन चैनल की, लेकिन सक्सीड नहीं चला, नहीं कमर्शियली नहीं। इंडिया क्यों नहीं सुनाते आप, ये बताइए। प्राइवेट इंडिया में एक्चुअली क्या है, हम लोग क्यों सर्वाइव कर गए इतनी रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी, कि न्यूज भी नहीं, करंट अफेयर्स भी नहीं, करंट अफेयर्स में सब कुछ ही कवर्ड है, यानी कुछ भी नहीं, हम क्यों सर्वाइव हो गए? इंडिया इज अ म्यूजिक लविंग कंट्री। म्यूजिक इंडिया के ब्लड है, म्यूजिक नहीं, म्यूजिक तो चलाते हैं और भी कुछ बोलते हैं, बाकी आई थिंक हम करते हैं ना, सबके होते हैं प्रोग्राम। ये बताइए शास्त्रीय संगीत का कौन सा प्रोग्राम बना करते हैं आप लोग? कोई क्लासिकल म्यूजिक नहीं करते, कोई गजल नहीं सुनाते, कोई सुगम संगीत नहीं सुनाते, कोई फोक म्यूजिक नहीं सुनाते? एफएम चैनल्स नहीं सुनाते हैं। आप जाइए, अब जोधपुर में जाइए, आप जोधपुर में जाइए, वहाँ पे आपको फोक म्यूजिक होगा। नहीं, फोक म्यूजिक वालों को क्या मतलब उससे महरूम रखेंगे? नहीं, बात ये भी है
कि आजकल के बिजनेस प्रेशर जो होते हैं, और सिर्फ उनके एरिया में नहीं, कम्युनिटी रेडियो में भी एक दबाव है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिखाना है। एक टाइम था जब मीडिया को थोड़ा स्पेस दिया जाता था कि आप कीजिए, अपना लिसनरशिप बनाइए, अपना एक ऑडियंस बनाइए, लेकिन आजकल चॉप एंड चेंज करने का जमाना है, फटाफट रिजल्ट। और दूसरी बोलिए, इट इज द थिंग व्हिच हैज रिकॉग्नाइज्ड द पावर ऑफ वॉइस. Okay, that's the most important thing. And speaking to the evolution of radio, right? Most of the struggles in the world, which are united by the form of voice. Today we have LCDs, TVs, and everything. Those times we had only the voice. Even today, one of the dignitaries speaking regarding the radio, the power of voice. These people have more intellect than us, though we have TVs which we are able to visualize. So radio gives us a thought of rationalization. Without seeing, you can able to understand. That's the power of voice. जी हाँ बोलिए। मैम मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ में 2 चीज़ें चुनौती महसूस करता हूँ। एक है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, दूसरा है मोटिवेशन। इन दोनों को ही मैं सॉल्व करने के लिए मैं रेडियो के 2 प्रोग्राम सुनता हूँ बड़े चाव से रोज जो है। एक है BBC रेडियो, BBC का जो दिन भर का प्रोग्राम आता है आधे घंटे का, जिसमें वो सारे करंट अफेयर देते हैं। दूसरा है बॉर्न टू रिमेंबर करके एक प्रोग्राम है FM गोल्ड का, जिसमें देश भर में जो बड़े बड़े काम किए हैं महान लोग, उनकी लाइफ के बारे में जानने का मौका मिलता है, और वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है इसके लिए। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं अपने दोस्तों को इस बारे में बताता हूँ कि आप भी रेडियो सुनो, ये करो वो करो, तो बहुत पॉजिटिव इनका रिस्पांस नहीं होता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या ये एलिटिस्ट कल्चर की वजह से है, क्या ये इंग्लिश के ज़्यादा प्रभाव की वजह से, या सोशल मीडिया के ज़्यादा प्रभाव की वजह से ऐसा होता है? ओके, हम अपने फाइनल कमेंट्स पे लोगों से ये बात पूछेंगे। जी आप बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन राजीव सर के लिए है। मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट चैनल्स हैं उनकी रीच ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइवेट चैनल्स, लेकिन उसके बावजूद ये वो इनिशिएटिव्स क्यों नहीं लेते ताकि एक सोर्स बन जाए रेवेन्यू जनरेशन का हमारे गवर्नमेंट के लिए? जैसे जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनके लिए एड्स वगैरह आते हैं जो उनके लिए रेवेन्यू का सोर्स बनते हैं, तो गवर्नमेंट चैनल्स ऐसा इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं? अच्छा, ओके, उधर दीजिए। हाँ, आगे दीजिए। हमारी 65 साल की डेमोक्रेसी है, हम बहुत प्राउडली मतलब डिक्लेयर करते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल एजुकेशन बिल्कुल कम है। मतलब आई थिंक रेडियो कैन बी अ सोर्स कि हम उसके थ्रू पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों में पहुंचाएं, और प्राइवेट चैनल्स भी इट्स नॉट पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, तो प्राइवेट चैनल्स। तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट चैनल्स पे न्यूज को अलाउ किया जाना चाहिए? हाँ, न्यूज को तो अलाउ करना चाहिए, क्योंकि न्यूज के लिए तो आपके पास सारे सोर्सेज, आपके पास न्यूज़पेपर है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंटरनेट है, तो रेडियो पे क्यों नहीं? तो रेडियो पे क्यों नहीं? हाँ, आप बोलिए। हाँ। मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ कि शहरों में तो हमें दिल्ली में ही 10-12 चैनल्स मिलते हैं FM के, गांव में 1-2 ही चैनल्स मिलते हैं। तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी और सारे चैनल्स बनाए, उन्हें भी और ऑप्शंस देने चाहिए। एंड मोर ओवर मैं सहमत हूँ कि हमें और प्राइवेट चैनल्स पे भी और सारे इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स भी हमें देने चाहिए, बिकॉज हमें और ऑप्शंस मिलने चाहिए रेडियो से। ओके, और कोई बोलेगा फाइनली? हाँ, आपको दीजिए। प्राइवेट चैनल्स पे ऐसा होता है कि हम उस पर सिर्फ गाने सुनते हैं, लेकिन आकाशवाणी पे अगर हम देखें तो उस पर हर चीज़ की बातें होती है। जैसे H1N1 के बारे में भी कोई बात होती है तो उस पर पूरी चर्चा होती है आकाशवाणी पे, लेकिन प्राइवेट चैनल्स पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आकाशवाणी की सबसे अच्छी बात है। आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। प्राइवेट चैनल पे मुझे लगता है थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो गई है। भीड़ मतलब शोर ज़्यादा हो गया है। शोर जब भी मैं ऑन करता हूँ तो लोग चिल्लाते रहते हैं या कोई किसी का मजाक उड़ाता है, लेकिन मैं जब रेडियो सुनता हूँ थोड़ा अलग सा सुकून सा मिलता है। रेडियो सुनता हूँ मतलब आकाशवाणी सुनता हूँ, या शॉर्ट वीडियो मीडियम में सुनता हूँ। अच्छा। तो अलग सुकून रहता है। और उसके जो कार्यक्रम है जैसे कि हवा महल था, और जो न्यूज आती है वो काफी उम्दा होती है, उनकी जो कंटेंट होते हैं काफी मैच्योर होते हैं। तो हमें ज्ञान, और क्योंकि हमारी जो इतनी बड़ी जनसंख्या है और सबसे बड़ा माध्यम ये रेडियो ही है, तो ज्ञान फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम ये रेडियो है। तो अगर आकाशवाणी या जिनकी पहुंच सबसे ज्यादा है उन्हें ऐसे कार्यक्रम और करने चाहिए। ज्ञान के साथ एंटरटेनमेंट का डोज लोग चाहते हैं, और एंटरटेनमेंट भी ऐसा एंटरटेनमेंट जो वाकई एंटरटेनिंग हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फाइनल कमेंट्स लेंगे। हम मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से, आप देखते रहिए चर्चा में। रेडियो कहीं गया नहीं था, रेडियो यहीं था, और ये कहना शायद पूरी तरह से न्याय नहीं होगा रेडियो के साथ कि रेडियो वापस लौट रहा है। रेडियो हमारे साथ लगातार बना हुआ था। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा हम कम सुन रहे थे, और खासतौर से महानगरों वाले लोग। फाइनल कमेंट्स लेंगे या मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से कि आगे रेडियो की दिशा अब किस प्रकार की होनी चाहिए और किस तरह के बदलाव होने चाहिए। राजीव जी, कुछ सवाल भी लोगों ने आपसे किए, खासतौर से आकाशवाणी से। आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने कहा कि विविध भारती को जैसे FM में तब्दील करके और ज़्यादा उसको और बेहतर, उसकी ऑडियो क्वालिटी को बेहतर बनाने की बात हो रही है, किस तरह के प्रयासों की और ज़रूरत है जिससे रेडियो का फुल रिवाइवल हो सके? ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि हमारे मित्रों ने ये कहा और हमारे सब साथियों ने भी यहाँ कहा कि अलग अलग तरह की विधाएं आए,
और ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेडियो की विधाओं का पूरा बहुत बड़ा संसार है। उसके अंदर वार्ता, भेंट वार्ता, साक्षात्कार, कविता, कहानी, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, संगीत है हर तरह का, शास्त्रीय से लेकर के आदिवासी तक, और फिर फिल्म संगीत, वेस्टर्न म्यूजिक, जो भी हम ले लें। उसके साथ साथ रूपक हैं, नाटक हैं, आंखों देखा हाल है, रिपोर्ट्स हैं, फीचर्स हैं, नाटक हैं, झलकियां हैं। तो ये मुझे लगता है कि हम सबके लिए जरूरी है कि इन तमाम विधाओं को नए समय के अनुसार और उनको खूबसूरत बनाते हुए, बेहतर बनाते हुए उनको आगे ले चलें। रेडियो के लिए बहुत जरूरी ये है, ऐसा न हो कि रेडियो का अर्थ सिर्फ एक तरह का चीज रह जाए। मुझे लगता है रेडियो में जो एक और चीज आ रही है, पंत साहब ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी पुष्पेश जी ने, कि टेक्नोलॉजी कई चीजें तय करती है। तो अब जैसे ये है कि अब हम मोबाइल की बात कर रहे हैं कि वहां पर एफएम के जरिए आ गया, डिजिटल रेडियो आ रहा है, डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, आकाशवाणी में कुछ प्रयोग हुए हैं, और इंटरनेट पे रेडियो आ गया है। तो अब ये है कि जैसे विदेश प्रसारण सेवा आकाशवाणी की है तो शॉर्ट वेव पे करते थे, अब हमारा एक उर्दू सर्विस मान लीजिए कि इंटरनेट पर आ गई, तो अब ये कि वो पूरी दुनिया में वो अवेलेबल है। जो हमारा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है, पूरी दुनिया में अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि नए माध्यम और नए श्रोता, नया समय, नए सवाल और उनके साथ जुड़कर नया रेडियो, ये जो है भविष्य का रास्ता है। और यही और जो नई चीज होती है नीलम जी, उसमें हमेशा ये होता है कि परंपरा के श्रेष्ठ और स्वस्थ तत्व आपके साथ चलने चाहिए। सही बात है। और नए का खुला स्वीकार होना चाहिए। चावला जी, जैसे कि आपने बहुत सही शब्दों में ये बात यहाँ पर कही कि न्यूज का जो आगमन है वो अब प्राइवेट चैनल्स पर होना चाहिए, उसकी दरकार है, ये बात आपने कही। लेकिन ये बताइए कि किस तरह की चुनौतियां अभी भी रेडियो के सामने, प्राइवेट रेडियो प्लेयर्स के सामने हैं, जिनको आप आखिर में रेखांकित करना चाहेंगे? पहली बात तो न्यूज़ तो लिमिटेड अलाउ हो गई है, ऑल इंडिया रेडियो की हम लोग प्ले कर सकते हैं जी, मतलब एक व्यू पॉइंट प्ले हो सकता है, बाद में पूरा भी हो जाएगा 1 साल के अंदर, जो हमारी आशा है, जो मॉनिटरिंग हो जाएगा, और ये होना ही है। कब तक आवाज़ रोकी जाएगी? दूसरी बात, टेक्नोलॉजी ड्राइव नहीं करती, डिमांड टेक्नोलॉजी को ड्राइव करती है। जब मोबाइल, ये मैं बता रहा हूँ, सही बात है, इंटरनेशनल टेलीकॉम्युनिकेशन यूनियन में भी मैं एक मीटिंग में था, तो सारे सप्लायर्स थे जो टेलीकॉम के बड़े बड़े सप्लायर्स है वर्ल्ड में, तो उन्होंने बताया था जैसे ही डिमांड बढ़ेगी इंडिया में इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो उनको एक मोबाइल में एक पुर्जा डालने का, रेडियो का एक डिजिटल का कोई मुश्किल बात नहीं होती, क्योंकि बहुत वो टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट होती है वो पूरी डिवाइड हो जाती है मिलियंस में। इंडिया में मिलियंस की डिमांड होती है, तो डिमांड डिवाइड में करती। एक पर्सन उन्होंने बहुत बोला था कि गाँव में क्यों नहीं रेडियो? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था 3-4 साल पहले कि डिस्ट्रिक्ट लेवल हो जाना चाहिए, थोड़ा सा ट्रांसमीटर स्ट्रेंथ बढ़ के, क्योंकि सब लोकल रेडियो, एफएम का मतलब होता है लोकल, तो आप एक लोकल चीज आप सिर्फ एफएम से कर सकते हैं, बाकी जगह से नहीं कर सकते, ना सैटेलाइट रेडियो से कर सकते हैं, ना कहीं से कर सकते हैं। तो वो अगर एक्सपेंड हो जाए तो आराम से रूरल में आ सकता है। महात्मा गांधी ने बोला था कि रेडियो शक्ति है, पावर ऑफ गॉड, ये गवाह है। मोदी जी ने इसको पकड़ा है, वाइज आदमी है। रामकृष्ण जी, 3 खास बिंदुओं पे ध्यान देना चाहूंगा। एक बात हुई थी, कुछ साथियों ने कहा कि रेडियो मीडियम जो है या टेलीविजन मीडियम जो है एलिटिस्ट है थोड़ा, हाँ। और सामुदायिक रेडियो का खास मकसद यही था कि एलिटिस्ट न रह के हम सब के हाथ में आ जाए, क्योंकि आज है ज़माना इंटरेक्टिविटी का और अपने आप पार्टिसिपेशन का, और यही आइडिया है सामुदायिक रेडियो में। आप और हम, हाँ। जो लोग रेडियो में ट्रेंड नहीं हैं, जो लोग कोई मास कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं किए हैं, वो अपनी बातें वहाँ प्रकट कर पाए, पहली बात तो। दूसरी बात, जहाँ तक न्यूज़ का सवाल है, आई थिंक हम दोनों सेम बोट में हैं, वो ये कि न्यूज़ जो है पार्शियली अलाउ है कि ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। आज के दिन सामुदायिक रेडियो के लिए वो ऑफर है और ट्राई का रिकमेंडेशन, लेकिन वो हमें लगता है कि वो एक तरफा एक चीज़ हो गया। ठीक है, हमने तो यही प्रस्तावित किया था कि अगर ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ हम सामुदायिक रेडियो पे बजाएंगे तो फिर ऑल इंडिया रेडियो को भी सामुदायिक रेडियो से थोड़ा न्यूज़ लेना चाहिए और एक कैप्सूल बनाना चाहिए, ताकि दो तरफा ये हो जाए। तो ये हमारा प्रस्ताव के रूप में ही अभी रहा है, अभी बातचीत और होगी इस पे, क्योंकि तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। और तीसरी बात, जहां पुष्पेश जी ने बात उठाया था टेक्नोलॉजी का, हाँ, आज के दिन सुनने का भी और प्रसारण करने का भी, दोनों का टेक्नोलॉजी रेडियो का इतना, मान लीजिए एक बेसिक लेवल पे आ गया है कि कोई भी आप और मैं कर सकते हैं, लेकिन आज भी एक दबाव है कि सिर्फ ये इक्विपमेंट आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ वो इक्विपमेंट आप यूज कर सकते हैं, और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री कहता है जो हमारे लिस्ट में है आप वही कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि रेडियो हम सबका माध्यम हो जाए, तो ये जरूरी है कि इस पे थोड़ा खुलासा हो जाए और थोड़ा एक स्टैंडर्ड्स की बात अच्छी है, लेकिन हम सबको इतना फ्रीडम तो होना चाहिए कि हम अलग अलग किस्म का इक्विपमेंट यूज कर पाएं और इसका फुल पोटेंशियल हम इस्तेमाल कर चूज कर सकें। मधुकर जी, फाइनल कमेंट्स में क्या कहना चाहिए? इस बहस में उलझे बिना कि रेडियो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है या डिमांड ड्रिवन,
ये दोनों ड्राइव करते हैं इसे। आप ये तय नहीं कर सकते कि सिर्फ डिमांड होगी तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, या टेक्नोलॉजी जो बदल गई है आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे इसलिए कि डिमांड नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं और उससे आगे चलना चाहिए। एक्सेप्टेंस जो है वो एक बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान में रेडियो के लिए अभी भी। मुझे याद है 1990 में मैं ट्रैवल कर रहा था, मेट्रो से लंदन में था, और उस समय एक अनाउंसमेंट हुआ कि 2 मिनट बाद मार्गरेट थैचर जो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, वो रेडियो 4 पर बोलेंगी। रेडियो 4 के एंकर ने कहा कि हमने कोई प्रोग्राम किया और मिसेस थैचर वाज लिसनिंग टू इट, द प्राइम मिनिस्टर वाज लिसनिंग टू इट, वो उस पर रिएक्ट करना चाहती। अच्छा। और वो नेशनली ब्रॉडकास्ट हुआ, सबने सुना उसे। कितने मिनिस्टर्स या कितने लोग रेडियो को सीरियसली लेते हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स रेडियो को सीरियसली लेते हैं? नहीं लेते हैं। दुर्भाग्य ये है कि ये सारी प्रॉब्लम इन लोगों की है जो ये तय करते हैं कि रेडियो पर न्यूज जाएगी कि नहीं जाएगी, वो खुद ही नहीं सुन रहे। उनको उनके लिए एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होगी, रेडियो का उस तरह से फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि ये लोग तब तक शाइकल्स, वो बंधन हटाएंगे नहीं। जी दीपक, खासतौर से यंगस्टर्स जो कि रेडियो से जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, जैसे अभी ट्रेनिंग की बात हो रही थी, उनको आप खासतौर पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये कहना है कि जिस तरह की सोच हम सबकी है कि बहुत भीड़ हो गई है रेडियो की, बहुत कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो फिल्में बनती हैं, जो रेडियो में आप सुनते हैं, जो नाटक आप देखते हैं, जो थिएटर देखते हैं, वो समाज का ही आईना है कहीं ना कहीं। अकेले में हम सब उसका मजा लेते हैं, लेकिन जो फैमिली होती है तो हम रिस्ट्रेन करते हैं। तो ये सेल्फ रिस्ट्रेन अपने आप में डालें, उसके बाद अगर इस करियर को परस्यू करना चाहें तो बहुत ज़रूरत है। रेडियो आगे आने वाले ज़माने में मुझे लगता है 20,000 स्टेशन भी हो जाएं तब भी कम होंगे हमारे हिंदुस्तान में, और अभी गिनती चुनती के कुछ ही हैं, और तीसरा फेज आएगा भी तो 839 और आ जाएंगे, तो अभी बहुत डिमांड है। तो टैलेंट अगर आपको लगता है आप में है, वो जज्बा है रेडियो में जाने का, तो कोशिश करें, ज़रूर कर पाएंगे आप। बहुत संक्षेप में नीलम जी, मुझे लगता है 2-3 चीज़ें छूटी हैं। एक, जब हम एफएम की तुलना कर रहे हैं और बाकी रेडियो से कर रहे हैं, हम ये ना भूलें कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की साजिश है। आप ही कहते हैं कि टेलीविजन पर विज्ञापन ज़्यादा लोग देखते हैं, तो वहाँ विज्ञापन जाते हैं एक साजिश के तहत, अंग्रेजी अखबारों में जाते हैं जिनकी प्रचार प्रसार संख्या हिंदी के अखबारों पत्रिकाओं से कहीं कम है। वही सौतिया व्यवहार तब रेडियो के साथ होता है। रेडियो पर ऐड मत दीजिए, क्योंकि उसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी की कमीशन कम है स्पेस टाइम सेल करने की। एक पक्ष ये है। दूसरा, हर बार जब हम तुलना करते हैं कि आप ही क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ही क्यों नहीं कर रहे हैं राजीव भाई से, तो मैंने कहा था मेरा बायस उनकी तरफ है। पब्लिक ब्रॉडकास्टर की एक मैंडेट है, जो उसे वो सब करना है जो कमर्शियली ड्रिवन चैनल नहीं करेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कमर्शियल चैनल के बीच में पैर में बेड़ियां लगा देंगे। चावला साहब जो बात बार कह रहे हैं और रामकृष्णन जी स्वीकार करते हैं, मुझे लगता है कि एक समतल मैदान, फेयर प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए कि आप न्यूज़ भी देंगे, आप सूचना भी देंगे, सब कुछ देंगे, और आपने जैसा पहले कहा रिमोट से आदमी तय कर सकता है आप क्या सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे। अंत में एक बात, मुझे लगता है इतनी बात हो रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर सामरिक सुरक्षा के उपकरणों के निर्माण में, तो क्यों नहीं यह सरकार जिसमें प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं, ये सोचते हैं कि आकाशवाणी के लिए भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, जिसमें आप लोगों को जो आपका आइडल स्टूडियो टाइम है यूज़ करने दें, जो रामकृष्णन जी ने कहा वो 2 तरफा बात करने दें, और ये अंतर जो आपने औपनिवेशिक राज से बनाया है कि ये प्राइवेट चैनल है, ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, ये कम्युनिटी है, ये एफएम है, उसे समाप्त करें। क्योंकि आप देखें, छोटा उदाहरण है, बेचारे पचौरी साहब आजकल संकटग्रस्त हैं, मगर उनके टेरी ने हमारे गाँव के आसपास एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चलाया था। 2 घंटे में लोग अपने मन का प्रोग्राम बनाते थे और सुनते थे। बिल्कुल अंत में आखिर में कि इंटरनेट की बात हुई है, आज भी आप सारे तमाम लाइसेंस को ताक में धरकर अपना पॉडकास्ट खुद इंटरनेट पर कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 66A के बावजूद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी, तो आवाज़ जो है वो मालिक है और वो राज करेगी, और मेरी आवाज़ सुनो, रेडियो की आवाज़ सुनो, ये अभी चलेगा, चलता चलेगा, क्योंकि हम सब रेडियो के दीवाने हैं और रेडियो को पसंद करते हैं, इसलिए उसके दिन चलेंगे और चलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।